नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस परिवार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथियों तक आज के इस सेशन का नोटिफिकेशन पहुंच गया, तो सभी साथी जुड़िए। प्यारे दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान सामान्य जागरूकता का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 51। इससे पहले हमारी 50 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है। आप में से किसी साथी ने पीछे वाली क्लासेज नहीं देखी है तो इसी चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेज मिल जाएगी। आप सभी को अगेन दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, इस बेहतरीन अवसर पर आपके लिए धोरा क्लासेज सबसे बड़ा बम्पर ऑफर लेकर आया है, जिसमें पूरा बैच 999 की जगह मात्र आपको 399 में उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्यारे साथियों, आपको बताना चाहूंगा इस बैच में सभी सब्जेक्ट, सभी क्लासेस, सभी तरह के नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं। साथ में इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित मिलने वाली है, जिससे डेफिनेटली हम उम्मीद करेंगे कि आपका परीक्षा में बेड़ा पार होगा और आप सिलेक्शन जो है उसको मजबूत करोगे। तो इस बैच को शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑफर 500 लोगों के लिए निकाला गया था, अब नाम मात्र के लोग बचे हैं, तो बचे कुचे जो किस्मत वाले हैं वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं शीघ्र अतिशीघ्र। कहां पर है? तो धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर है। धोरा क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, नाम सर्च कर लेना। आज की क्लास का पहला सवाल है, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकारों में से आपसे पूछा है कि कौन सा एक मौलिक अधिकार है। पहला ऑप्शन है मौलिक कर्तव्यों का अधिकार, चुनाव का अधिकार, सूचना का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनमें से आप लोगों को बताना है कि सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, बता दीजिए सभी, और सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा त्योहार है। 3-4 दिन तक इसका सेलिब्रेशन लगातार चलता रहता है, तो बढ़िया है। अच्छे तरीके से सब सेलिब्रेट करो मिलजुल के, और साथ में मेहनत भी जारी रखो, ताकि जो है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बने। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि व्यक्तियों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार है। तो सभी जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करवाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी 32वां आर्टिकल। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? इनमें से एक राज्य ऐसा है जिसमें एक ही सदन है, दो सदन नहीं है। दो सदनों का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद। तो 3 ऐसे राज्य दिए हैं जिनमें विधान परिषद भी मौजूद है। एक राज्य है जिसमें खाली और खाली विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। तो सभी साथी मुझे लगता है इसका आंसर दे पाएंगे, बता दीजिए सभी। जल्दी बताइए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। गुजरात, यानी ऑप्शन क्या कर देंगे? ऑप्शन प्यारे साथियों 2 कर देंगे। जिन प्यारे साथियों ने ऑप्शन 2 लिखा है बिल्कुल सही है। लाइव चैट ओपन रखो, आप हर सवाल का ऑप्शन लिखो, अपनी तरफ से बेस्ट ऑप्शन आपको लिखना है। गलत सही का डिसीजन बाद में करेंगे, पहले आप प्रयास करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। गलत होता है तो बहुत बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाता है वहां से। देखो, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। लेकिन यहाँ गुजरात की प्यारे साथियों बात करें तो गुजरात में केवल एक सदन है, और एक सदन जो होता है उसको हम विधानसभा बोलते हैं। देखो, आपसे पूछा आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आत्म सम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी। इन 4 में से आप लोगों को सही आंसर लिखना है। चलिए बता दीजिए सभी क्या होगा, लिखते जाइए। लाइव चैट ओपन कर लीजिए सभी। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं अगर आप क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं। आत्म सम्मान आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा? रामास्वामी के द्वारा, रामास्वामी नायकर के द्वारा जो है ये शुरुआत की गई। देखिए, आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत जो है वो प्यारे साथियों आपकी कब हुई थी?
1920 में हुई थी। वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एक बार बता देना, एक बार बता देना, कोई वॉइस का इश्यू तो नहीं है भाई। हाँ, तो ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु के तंजोर में, तमिलनाडु का जो तंजोर जिला है, यहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का उद्देश्य धर्म, जाति, पुरोहितवाद के विरुद्ध समाज में चेतना लाना। फिर आत्मसम्मान लीग वर्ष 1944 में जस्टिस पार्टी के साथ मिलकर द्रविड़ कड़गम पार्टी बन गई। यानी जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान लीग ये दोनों मिल गए और जब है द्रविड़ कड़गम पार्टी का प्यारे साथियों निर्माण हुआ। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? सीधा सवाल है कि जो विहार और चैत्य है वो कौन से धर्म से संबंध रखते हैं? यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म? इनमें से आपको बताना है। चलिए बता दीजिए, चैत्य और विहारों का निर्माण जो है वो किस धर्म के लिए किया गया? जो लिख रहे हैं बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी प्यारे साथियों बिल्कुल सही है। देखो, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है। बौद्ध धर्म में बुद्ध के प्रतीक के रूप में स्तूप को प्यारे साथियों पूजा जाता है। इन स्तूपों को ही प्यारे साथियों चैत्य कहा जाता है। तो चैत्य और स्तूप अलग अलग नहीं होते हैं, एक समान है। 19 मार्च 2024 को संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? ये लो जी प्यारे साथियों, आपके लिए करंट अफेयर का एक शानदार सवाल आ चुका है। इसका आपको जवाब लिखना है। इस तरह का करंट अफेयर का सवाल आपकी परीक्षा में कहीं भी आ सकता है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आपको मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और नई दिल्ली में से प्यारे साथियों जवाब लिखना है। देख लेते हैं क्या होगा जवाब, बता दीजिए सभी। फर्स्ट टर्न योर्स, यानी पहले आपकी बारी। नई दिल्ली प्यारे साथियों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या कर देंगे? ऑप्शन 4 कर देंगे। देखिए, 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ। संघाई 5 का गठन है, यानी इसमें रूस है, चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, और 1996 में इसका गठन किया गया था। वर्तमान में अब 8 सदस्य हो चुके हैं, क्योंकि 2 और देश प्यारे साथियों जो है इसमें 3 और देश शामिल हो चुके हैं। देखिए, इसमें भारत भी शामिल हो गया है प्यारे साथियों, इसमें पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है, और इसके साथ में अगर हम देखें तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, रूस, ये सब देश मिलकर जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? 2 तरह की सूची है, 3 तरह की सूचियां हैं। केंद्र सूची से यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची वो सूची है जिसके अंदर केंद्र सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है। राज्य सरकार को उसमें कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है, उसमें बहुत सारे विषय दिए गए हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य सूची के अंदर राज्य से संबंधित विषय है जिन पर राज्य कानून बना सकता है और राज्य कानून बनाता है। केंद्र की इसमें भागीदारी कम होती है। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें राज्य और केंद्र मिलकर ही क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? रक्षा, शिक्षा, वन और व्यापार में से आप लोगों को जवाब देना है। प्यारे साथियों सही आंसर हम क्या करेंगे इसमें? रक्षा विषय जो है ना, ये प्यारे बच्चों समवर्ती सूची का है, ऑप्शन ए। देखो, रक्षा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित सॉरी नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे नहीं का पूछा गया है, ठीक है। तो रक्षा विषय सम्मिलित नहीं है, ठीक है। और शिक्षा, वन और व्यापार ये तीनों के तीनों समवर्ती सूची में है। इन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जिनमें कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारें दोनों राज्य सरकार मिलकर करती है, ठीक है। समवर्ती सूची का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। आपसे पूछ लेगा कि समवर्ती सूची जो है उसका प्रावधान कहां से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है। वर्तमान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 52 प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? ये आज की क्लास का बोनस है आपके लिए, यानी लड्डू टाइप का सवाल आपसे पूछ लिया गया है। मुझे लगता है कि हर एक बच्चा इसमें सही आंसर करेगा। तो चलो लिख दो भाई, सारे लोग मिलकर लिख दो इसका आंसर क्या होगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का आपको बताना है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का आपको बताना है, बता दीजिए।
हाँ जी, सही आंसर क्या करेंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। इनके बारे में सवाल आता है, याद रखना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन ऑफ सॉरी इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। 1960 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक रूप में पहले साथियों कार्यभार संभाला। उसके बाद में इन्होंने भारत के रक्षा के क्षेत्र में विकास में खूब भागीदारी निभाई। 1988 में उन्होंने पृथ्वी मिसाइल व अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त वे प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार 2002 से 2007 तक भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में प्यारे साथियों उनका क्या हुआ? निधन हुआ। ये सभी बातें प्यारे साथियों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बारे में पूछी जाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को किस दर पर ऋण देता है? और कल हमने एक सीआरआर की बात करी थी, आरक्षित रेशियो की हमने बात करी थी। जो धन वाणिज्यिक बैंकें आरबीआई के अंदर जमा रखवाती है उसको बोलते हैं। यहां पूछा कि आरबीआई से वाणिज्य बैंक धन उधार लेती है, तो वाणिज्य बैंकों को किस दर पर जो है ऋण दिया जाता है? रेपो दर, प्रतिवर्ती रेपो दर, दंड दर या बैंक दर? इनमें से आपको प्यारे साथियों बताना है। अच्छा सवाल है, सभी साथी लिख दीजिए आंसर। वो कौन सी दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है? तो वो हो जाएगी आपकी रेपो दर, यानी ऑप्शन प्यारे साथियों ए हो जाएगा। ए जिन बच्चों ने किया बिल्कुल सही है। देखो, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को कर्ज देता है। ठीक है, मौद्रिक नीति में रेपो दर की भूमिका सर्वाधिक होती है, जो कि वर्तमान में निर्धारित है 6.5%। ठीक है, ये सवाल भी मैंने करंट अफेयर के अंदर आप लोगों को करवाया है कि 6.5 अभी मौद्रिक नीति के तहत रेपो दर को बरकरार रखा है। भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? एकमात्र भगवान ब्रह्मा का जो मंदिर है वो आपको बताना है। अच्छा सवाल है। मैंने आपको भारत के सभी प्रमुख मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और प्रमुख स्मारक, भारत के फोर्ट, ये सब मैंने 1 बाय 1 एक एक क्लासेस करके करवाए हैं। 25 हमारी रेगुलर लाइव क्लास हो चुकी है। एप्लीकेशन का जो बैच जिस पर अभी ऑफर है 399 में आपको पूरा बैच मिल रहा है। 500 बच्चों के लिए ऑफर, बहुत कम बच्चे बचे हुए हैं, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। उस बैच के अंदर आपको मैं रोजाना लाइव क्लास करवाता हूं, जिसके अंदर मैं ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाता हूं, जहां से आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा का जो मंदिर है वो प्यारे साथियों पुष्कर अजमेर में है। ऑप्शन प्यारे साथियों डी करेंगे, पुष्कर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है अजमेर, यहाँ पर प्यारे साथियों आपका ब्रह्मा मंदिर है। देखो, भारत के पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है। यह मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां पवित्र पुष्कर झील है और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला बढ़ता है। ये मेला भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पुष्कर मेले का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पुष्कर मेला कहाँ बढ़ता है? तो पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर राजस्थान में बढ़ता है। इस मंदिर का निर्माण ग्वालियर के महाजन गोकुल पारीक ने करवाया था। पार्क नहीं बल्कि पारीक होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो है इसका प्यारे साथियों क्या करवाया था? निर्माण। नेक्स्ट है 1757 ईस्वी का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया? प्लासी का जो युद्ध है वो अभी के अगर भारत की बात करें तो किस क्षेत्र में है? राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और पश्चिम बंगाल, कौन से क्षेत्र में प्लासी का प्यारे साथियों युद्ध लड़ा गया था? यह आपको बताना है। प्लासी का युद्ध 1757 बंगाल के नवाब सिरोजुद्दौला और साथ में रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ये प्यारे साथियों वर्तमान की बात करें तो पश्चिम बंगाल करेंगे। ऑप्शन प्यारे साथियों क्या कर देंगे इसमें? पश्चिम बंगाल। देखो, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी का युद्ध अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिरोजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो गया था, क्योंकि मीर जाफर ने इसके साथ धोखा कर दिया था। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और प्लासी वर्तमान में कहाँ है? पश्चिम बंगाल में प्यारे साथियों
स्थित है, ये आपको याद रखना, अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है? एक ऐसी पहाड़ी है जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं है, तो जावड़ी पहाड़ियां, लुसाई पहाड़ियां, वेलिकोंदा पहाड़ियां या नल्ला माला पहाड़ियां, इनमें से आपको जवाब देना है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है, कौन सी पहाड़ी नहीं पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। हाँ, लिखते जाओ, सभी को आंसर देना है। जो साथी कह रहे हैं लूसाई पहाड़ियां कर दो, ऑप्शन बी प्यारे साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, लूसाई की पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है। लूसाई की पहाड़ियां पटकाई पहाड़ियों की एक उप श्रृंखला है जो भारत के मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में स्थित है। इन्हें मिजो पहाड़ियां भी प्यारे साथियों कहते हैं। तो मिजो पहाड़ियां किसको बोला जाता है? या तो पटकाई पहाड़ियों को या लूसाई की पहाड़ियों को। इस उप श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत होगपुई पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 2147 मीटर है। इसे नीला पहाड़ कह के भी पुकारा जाता है, बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? नीला पहाड़ भी बोला जाता है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन इज सेइंग कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उसका नया सदस्य पनामा, केनिया, चिली और अर्जेंटीना में से प्यारे साथियों आपको जवाब देना है। ये भी प्यारे साथियों जबरदस्त सवाल है, करंट अफेयर का, आप लोगों से पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा में ये सवाल आ सकता है। हाँ जी, ये सवाल पहले भी आया हुआ, पनामा हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन कर देंगे प्यारे साथियों ए। देखिए, सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए में शामिल हो गया है। पनामा आईएसए का 97वां प्यारे साथियों देश बना है। आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से की गई थी। भारत की बहुत अहम भूमिका थी। वर्तमान में 116 देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, इस गठबंधन को मान चुके हैं। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? भाई, दांडी यात्रा के बारे में मैंने खूब आपको पढ़ाया है। तो अब आपसे एक नया सवाल यहां से बन के निकलता है, वो ये है कि दांडी यात्रा जो गांधी जी ने करी थी साबरमती आश्रम से, उस यात्रा के समय किस वायसराय का शासन था, ये आपको बताना है। लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड मेटकाफ में से आप लोगों को जवाब देना है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ में ये जो है ऐतिहासिक दांडी मार्च किया, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा याद किया जाएगा। 24 दिन तक इन्होंने अपनी यात्रा को चलाया था। लगभग 241 मील की दूरी इन्होंने प्यारे साथियों तय करी थी। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं। अभी के लिए सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। देखो, वायसराय लॉर्ड इरविन 1926 से 31 के शासनकाल में दांडी यात्रा हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को शुरू किया था। 6 अप्रैल 1930 को यानी 24 दिन के बाद ये दांडी पहुंचे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले साथियों इन्होंने शुरुआत करी। आपसे पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में शुरू हुआ। पेमेंट भुगतान बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक गलत आपको कथन दिया गया है, गलत वाला कथन ही आपको चुनना है। बात किसकी कर रहे हैं? पेमेंट बैंक यानी भुगतान बैंक की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण देना अनिवार्य नहीं है। सीआरआर एसएलआर आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। कोई एनआरआई जमा नहीं है। इनमें से बताना है। सही आंसर करेंगे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए जा सकते, यानी पेमेंट बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। देखो, पेमेंट भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, यह कथन पेमेंट बैंक के संदर्भ में गलत है। अगस्त 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना शुरू किए गए। उसके बाद में खूब सारे 2015 के बाद में खूब सारे जो है पेमेंट बैंक बने। ये पेमेंट बैंक केवल जमा स्वीकार कर सकते हैं, ऋण नहीं दे सकते हैं। पेमेंट बैंकों द्वारा केवल डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये कथन आपका क्या हो गया? गलत। पेमेंट बैंक के बारे में आपको ये जानकारी रखना है।
नेक्स्ट है, किस खेल में वजीर, घोड़ा, राजा और रानी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? यानी ये चारों ही होते हैं, कौन सा खेल है? बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, शतरंज या टेनिस, इनमें से आपको बताना है। वजीर, घोड़ा, राजा और रानी। हाँ जी, लिखते जाइए, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या कर देंगे? सही आंसर इसका शतरंज हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, शतरंज खेल से वजीर, घोड़ा, राजा, रानी शब्द संबंधित है। इस खेल की शुरुआत भारत में प्यारे साथियों हुई। इसका प्राचीन नाम चतुरंग है, जो भारत से अरब होते हुए यूरोप पहुंचा। ये खेल दो खिलाड़ियों के द्वारा चौकोर बोर्ड पर खेला जाता है। इस बोर्ड में 64 प्यारे साथियों खाने होते हैं, जो काले व सफेद रंग के होते हैं। इस खेल का मुख्य लक्ष्य तय व मात यानी चेक मैट देना होता है। नेक्स्ट, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ताजमहल का नहीं पूछा है, आगरे के किले का पूछा है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वर्तमान में, महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखें। सही आंसर क्या करेंगे इसमें? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब में से अकबर ने प्यारे साथियों आगरे किले का निर्माण करवाया। देखो, आगरा का किला मुगल शासक अकबर ने जो 1556 से 1605 द्वारा 1665 के अंदर बनवाया गया, यह शासनकाल है। 1983 में प्यारे साथियों इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। आप सभी को ध्यान देने योग्य बात है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ये जो अपना बैच है, ये बैच अगर आपने अब तक नहीं ज्वाइन किया तो आपके पास सुनहरा मौका है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट की बेस्ट तैयारी के लिए नंबर 1 अपना संपूर्ण बैच मात्र और मात्र 399 में, यानी एक किताब से भी कम प्राइस में आपको मिल रहा है, जिसमें सभी सब्जेक्ट, सभी क्लासेस, सभी तरह के नोट्स रहने वाले हैं प्यारे साथियों। ये ऐसा बैच है जिसमें टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क मिलेगी और मेरी लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। शानदार तरीके से आपकी इसमें तैयारी होगी, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, और इस ऑफर का लाभ उठाएं, अपने घर वालों के, अपने पैसों की बचत करें। और ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया है, जिसपे आप सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर अपनी जानकारी ले सकते हैं, बाकी आप कॉल भी कर सकते हैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। चलिए, मेरी मुलाकात प्यारे साथियों आपसे होगी नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, धन्यवाद। हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।